हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई टू क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जिसको बुरी तरह से जो है एक इग्नोर किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी इसी सेक्शन को किया जाता है। इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी इस सेक्शन में प्रॉब्लम होती हैं। और ये प्रॉब्लम जो है कोविड-19 के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो महिलाएं जो इन्वॉल्व थी, उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट का, उनके जो रोजगार था, जो उनको पैसा मिलता था, वो बुरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हैं। तो इस एडिटोरियल के थ्रू मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये एडिटोरियल आज का जो है हिंदू के बारे में लिया गया है। थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा कि इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं जो इस सिचुएशन से डील करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूडिंग रिमार्क पे हम यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये टॉपिक ऐसा है ना जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, बिकॉज सोसाइटी और सोशल जस्टिस हमारे मेंस का पार्ट है, राइट। तो उस सेक्शन से यहाँ से डेफिनेटली एक 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज वीमेन, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, ये सेक्शन जो है यूपीएससी का फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द सोसाइटी एंड द सोशल जस्टिस सेक्शन। तो चलिए क्या कहते हैं इस एडिटोरियल में। सबसे पहले बात कर रहे हैं वो लोग के कोविड की वजह से जो है सेक्स वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज दिक्कत देखिए है ना, जैसे मान लो कोई रिक्शा पुलर्स हैं या कोई जो दूसरे लेबरर्स हैं, उनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है। कोविड-19 की वजह से जब माइग्रेशन हुआ इतने सारे लोगों का, है ना, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया गया, उनको फूड प्रोवाइड कराया गया, उनके अकाउंट में पैसे भी भेजे गए और उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया गया। उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई। क्यों? क्योंकि उनके काम को रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं उनके काम को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता है, और क्योंकि रिकग्नाइज नहीं किया जाता है इसलिए सरकार के द्वारा जो भी रिलीफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो उससे बुरी तरह से बाहर हो जाते हैं। उनको किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। चलिए करंट स्टेटस की बात करते हैं कि इंडिया में क्या है। UNAIDS, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है ये। इसका मानना है कि 2016 की रिपोर्ट है कि इंडिया में लगभग 6.5 लाख के लगभग जो है सेक्स वर्कर्स हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि लगभग 30 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स जो है वो इंडिया में काम कर रही हैं, जिनमें से 30.4% जो है वो 18 साल से भी कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी ज्यादा मेजर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भैया यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंडिया में जो एक एक्ट, इंडिया में एक ही स्पेसिफिकली ऐसा एक एक्ट है जो इस प्रॉब्लम से डील करता है, वो है सीता एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड द वीमेन गर्ल्स एक्ट। ये 1956 में इस एक्ट को पास किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम जो है वो सीता था। बाद में 1986 में इसका नाम जो है चेंज करके वो रख दिया गया इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन। क्यों? क्योंकि सीता वाला जो एक्ट था 1956 में, दैट एक्ट ओनली टॉक्ड अबाउट द वीमेन। लेकिन जो दूसरे एक्ट जो है इसमें जो है वीमेन को भी इंक्लूड किया, तो पहले थे ही दूसरे जो है जेंडर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, स्पेशली मैन। तो मैन और वीमेन दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना वो इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए है। वो सेक्स ऑफेंसेस को स्पेसिफिकली डील नहीं करता है, उसके लिए जो है इसके अंदर में प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है एक्ट कहता है कि विच इज अगर आप किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हो, किसी पर्सन को, उसको अब्यूज करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आप और पैसा अर्न करते हो उसकी वजह से, तो आप जो है इसके अंदर पनिशेबल हो। आपको 2 साल, 5 साल, 7 साल की सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दैट क्राइम। और ये क्या कहते हैं, माइनर को डिफाइन करता है। ये एक्ट जो है बहुत सारी डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। माइनर को डिफाइन करता है कि माइनर वो पर्सन होता है या वो पर्सन होता है जो जिसकी 16 साल की एज हो चुकी है लेकिन 18 साल से कम है। जो गर्ल होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गर्ल को डिफाइन किया गया है जिनकी एज 21 साल से कम होती है, और वीमेन को डिफाइन किया गया है जिसकी एज 21 साल से ज्यादा होती है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस। और देखिए एक चीज और आपको मैं बताता चलूं, यहां पे इंडिया के अंदर जो है प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इलीगल हैं। जैसे ब्रोथल को मैनेज करना इज इलीगल। ब्रोथल एक ऐसी जगह होती है जहां पे कई सारी वीमेन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, दैट इज अ ब्रोथल। तो ब्रोथल की मैनेजमेंट करना, ठीक है, वहां पे औरतों को ट्रैफिक करके लेके आना, उनको पैसे के लिए एक्सप्लॉइट करना, दैट इज इलीगल। बट प्रोस्टिट्यूशन एज सच इज नॉट इलीगल। और ये जो प्रोस्टिट्यूशन, ये जो ब्रोथल होते हैं वो कम से कम जो है 200 यार्ड से दूर होने चाहिए। मतलब जैसे जो वर्शिपिंग प्लेस है, मंदिर वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज वगैरह, नर्सिंग होम वगैरह हैं, कम से कम वहां से 200 यार्ड दूर होने चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, इससे ज्यादा दूर होने चाहिए वो ब्रोथल, और ब्रोथल को मैनेज करना इज कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया, इट इज पनिशेबल। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा वीमेन व्हेन दे आर एंगेज्ड इन प्रोस्टिट्यूशन इन अ ग्रुप 2 3 4 5 6, that is illegal. But when a single woman from her own choice is engaged in prostitution, that is not illegal. समझ रहे इस बात को? जो एक अकेली औरत when she is engaged, it is not illegal. But when group of women by through a brothel or by some other grouping, that is illegal. ठीक है? तो और सिर्फ यही एक्ट नहीं है, थोड़े बहुत दूसरे एक्ट भी हैं जो इंडिया में डील करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो आईपीसी का सेक्शन 366 है, ठीक है, 372 है, आईपीसी 373 है, आर्टिकल 23 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट के अंदर भी आता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग, वो भी आपको पता है। आर्टिकल 21 भी जो है वो जो ह्यूमन लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट। तो ये जो प्रोविजन है, आपने थोड़े से इसके प्रोविजन देखे, ठीक है, 200 यार्ड वाला इशू आपने देखा है ना, ग्रुपिंग वाला इशू आपने देखा, कई और डेफिनेशन की जो है यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। देखिए एक्ट आपको पता चल गया है इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है, कितनी अभी इस टाइम इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है वीमेन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्योंकि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये जो एक्ट है इंडिया के अंदर, और इंडिया में जो जनरल पब्लिक का जो परसेप्शन है वीमेन को लिए प्रोस्टिट्यूशन को लिए, वो बहुत ही खराब परसेप्शन है। हालांकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रोस्टिट्यूशन है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आज से नहीं है भैया, बेबीलोनियन के टाइम से ये चला आ रहा है। इवन अर्थशास्त्र के अंदर जो चाणक्य ने लिखी थी, उसके अंदर भी जो है प्रोस्टिट्यूशन को मेंशन किया गया है, उसके कोड्स को मेंशन किया गया है। वेदास के अंदर प्रोस्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हमारी सोसाइटी में इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए रिकॉग्निशन और उसको सेलिब्रेशन, इट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। रिकॉग्निशन किया गया था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में, हमेशा से एग्जिस्ट करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस जो लॉ है इस टाइम पे जो इंडिया के अंदर जो डील करता है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम देखिए, सबसे बड़ी बात तो है डेफिनेशन वाली यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये एक्ट बात करता है प्रोस्टिट्यूशन की, ट्रैफिकिंग की, लेकिन इस एक्ट ने प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग की एक अच्छी डेफिनेशन दी ही नहीं। ये एक्ट कई बार अमेंडमेंट हो चुका है इसके अंदर, बट स्टिल वो जो डेफिनेशन है ना प्रोस्टिट्यूशन की, ट्रैफिकिंग की, वो अभी भी वेग है, बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये एक्ट क्या करता है, देखिए मान लो मेरी बॉडी है, आई एम समबडी एंड दिस इज माई बॉडी, सो आई शुड हैव ऑल द राइट ऑन माई बॉडी, है ना, दैट इज द थिंग, है ना। बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन, एज माई नेचुरल राइट, एज माई ह्यूमन राइट, आई शुड हैव ऑल द राइट्स ओवर माई बॉडी, हाउ टू कंट्रोल माई बॉडी, हाउ टू यूज माई बॉडी। लेकिन ये एक्ट क्या करता है, दिस एक्ट डिनाइज इंडिविजुअल्स देयर राइट ओवर देयर बॉडीज। ये कहता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई राइट नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर वही राइट है जो स्टेट डिसाइड करेगा, जो मतलब कानून डिसाइड करेगा। इसमें थर्ड जेंडर को इंक्लूड बिल्कुल जो है एक्सक्लूड कर दिया गया। हालांकि जो 56 में बना था उसके अंदर तो सिर्फ वो वीमेन की बात करता था, जब इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया तो इसने मैन को भी इंक्लूड किया, बट स्टिल जो थर्ड जेंडर है दैट इज स्टिल एक्सक्लूडेड। इसके अंदर पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के कभी कभार वर्डिक्ट आते हैं इसको लेके, वहां पे इंक्लूड है, लेकिन एक्ट के अंदर जो है कुछ स्पेसिफिकली जो थर्ड जेंडर के लिए यहां पे नहीं है। ठीक है, दूसरा, जब कोई विक्टिम होता है जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का, जो देखिए ऐसा जितने भी जो पर्सन है इसमें इंक्लूड हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन में इंक्लूड हैं, अब उसमें से डेफिनेटली 80 से 90% जो हैं, 85 टू 95% के जो वीमेन हैं, डेफिनेटली वो वीमेन ऐसी हैं जो जिनको फोर्स किया गया है, जिनको ट्रैफिकिंग किया गया है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन कुछ वीमेन ऐसी भी हैं जो अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन के अंदर आती हैं। तो ये एक्ट उन 15% 10% वीमेन के राइट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, और जो कंपनसेशन की बात होती है, मान लो कोई विक्टिम है जिसको मान लो नेपाल से या बांग्लादेश से या इंडिया में कहीं से, यूपी बिहार से, कहीं से भी हो सकता है, वहां से अगर उस वीमेन को लेके आया गया है, शी इज अ विक्टिम, उसके जो कंपनसेशन वाली बात है ना, उसको कैसे रिहेबिलिट किया जाएगा, कैसे उसको री एजुकेट किया जाएगा, क्या क्या उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए मॉनेटरी टर्म में, उसकी जॉब की टर्म में, ये एक्ट उसको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। बहुत सारे फ्लॉज इसके अंदर में आते हैं। ठीक है,
चलिए, तो जैसे पहले हमने यहाँ पे बात की कि दो से ज़्यादा जो वीमेन हैं वो एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होती हैं तो इलीगल है। अकेली औरत अगर इन्वॉल्व है तो वो इलीगल नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जब अकेली वीमेन अगर प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू एक्ट, वो वायलेंस उसके अगेंस्ट वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रादर देन इन अ ग्रुप, है ना। क्योंकि अकेली और अगर दो तीन औरतें, अगर चार औरतें, पांच औरतें मिलकर अगर प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, अगर वो विक्टिमाइज होती हैं, उनके ऊपर वायलेंस होता है, अटैक होता है, तो वो पुलिस के पास जा नहीं सकती, क्योंकि पुलिस बोलेगा देखो आप तो तीन चार लोग और इकट्ठे हो तो ये तो इलीगल है। अकेली वीमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, चार पांच वीमेन को आप लोग इलीगल बोल रहे हो, तो ये चारों तरफ से जो है उनको बुरी तरह से फंसाया जाता है। उनको किसी भी तरह से जो है कानून के थ्रू जो है उनको प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, क्योंकि वो अगर वो कानून के पास जाएंगी, पुलिस के पास जाएंगी, तो पुलिस उनको ही अरेस्ट करेगा क्योंकि वो इलीगल है। अकेली वीमेन जाने वाली सिचुएशन में है नहीं है, क्योंकि वो जो है वो पहले से ही विक्टिमाइज हो चुकी है बेचारी, है ना। सो दैट इज अ प्रॉब्लम हेयर, दैट इज अ प्रॉब्लम हेयर। अब ये जो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो इशू है, इसमें जो पिंप्स होते हैं, जो ब्रोथल को मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, जो ट्रैफिकिंग करते हैं, जो किडनैपिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। इसके अंदर मेल भी बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हैं, बट स्टिल जितने भी ट्रैफिकिंग वाले केस आते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस वाले केस आते हैं, इस तरह के केस आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वाले, 85 to 95% उसके अंदर वीमेन होती हैं। तो इसका मतलब ये एंटी वीमेन है। मेजोरिली केसेस में उन मर्दों को छोड़ दिया जाता है जो सेक्सुअल फेवर लेते हैं, जो वीमेन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वीमेन जो यहां पे सबसे बड़ी विक्टिम है, उनको ही फंसाया जाता है। सो दिस एक्ट इज वेरी मच अगेंस्ट द वीमेन इटसेल्फ। ठीक है, अब ये एक्ट क्या करता है, सेक्स वर्क को जो है स्टिग्मेटाइज करता है। स्टिग्मेटाइज इन द सेंस के सेक्स वर्क को जो है बहुत ही एक इमोरल एक्ट मानता है। हालांकि बहुत सारी वीमेन इसमें अपनी मर्जी से आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, जिनको ये एक्ट इग्नोर करता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए ये जो प्रोफेशन है बहुत पुराने समय से चला रहा है, और कानून क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो ये अंडरग्राउंड जाता है ना, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ पे जो है वायलेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। हरासमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और वायलेंस होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी है ना, पुलिस को पता ही नहीं है, आप इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे तो कम से कम ये जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन और जो हरासमेंट होता है अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूट्स, वो तो दूर हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज एक्ट, है ना, क्योंकि ये एक्ट इस काम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। एक ऐसे बहुत बड़े सेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो अपनी मर्जी से इसके अंदर एंट्री करती हैं, क्योंकि पॉवर्टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पॉवर्टी की वजह से भी बहुत सारी वीमेन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स और सर्वेज कर रहे हैं। बहुत सारी औरतों का इंटरव्यू लिया जाता है ना। इंटरव्यू में वो खुद बताती हैं कि हमारा मेन रीजन यहाँ पे आने का जो है वो पॉवर्टी है। इतनी ज्यादा पॉवर्टी है इस एशिया वाले रीजन में, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग और ये प्रोस्टिट्यूशन वाला काम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना। इसको दूर करने, पॉवर्टी को दूर कर, अगर आप पॉवर्टी को दूर करोगे तो डेफिनेटली ये काम अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन पॉवर्टी को तो आप दूर कर नहीं रहे हो प्रॉपरली, लेकिन और इन औरतों को विक्टिमाइज कर रहे हो जो बेचारी मजबूरी में जो है इस काम में आई हैं, है ना। वो सारी सारी चीजें हैं। अब एनसीआर भी जो है इसका कहना है कि कुछ कारण उसने बताए हैं कि देखिए सबसे बड़ा कारण बताया उसने पॉवर्टी, दूसरा बताया है सोशल एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिया में कई रीजन में, अगर आप गुजरात और राजस्थान में जाओ, जैसे जैसे बेड़िया करके जो है एक ट्राइब है, ये एक है ना, बेड़िया करके एक ट्राइब है। इस ट्राइब के अंदर जो वीमेन होती हैं व्हेन दे आर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 भी नहीं है, जब वो प्यूबर्टी को क्रॉस कर लेती हैं, तो वो विलिंगली जो है वो यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर ये कल्चर है इनका। इनका कल्चर ही ऐसा है कि जब एक लड़की जो है वो 12-13 साल प्लस हो जाती है तो उसको प्रोस्टिट्यूशन का काम करना ही करना है। और सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे ये सब सारी चीजें होती हैं, और ये हिस्टोरिकल और कल्चरली चलता आ रहा है बहुत सालों से। तो ये भी एक इस पे यहाँ पे रीजन है। माइग्रेशन भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है ना। माइग्रेट करके कोई औरत जो है वो काम की तलाश में कहीं दूसरी जगह पे जाती है, वहां पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉवर्टी होती है, तो मजबूरी में उसको ये काम करना पड़ता है ना।
नेचर ऑफ बॉर्डर, जैसे बांग्लादेश वाले रीजन में आप देखो तो बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है और वहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना। इंडिया में जो है बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारी लेडीज़ को लेके आया जाता है और यहाँ से बहुत सारी लेडीज़ को वहाँ पे लेके आया जाता है। बहुत सारी लेडीज़ को इंडिया से जो है वो म्यांमार, बांग्लादेश के थ्रू सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है इंडियन वीमेन का। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक और रेप्टेपिज्म और करप्शन है इंडिया में, है ना, वो तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन वाली, रेप्टेपिज्म वाली। मतलब अगर आपने कहीं पे अगर मान लो कोई वीमेन पकड़ी गई हैं, रेड किया है आपने और उनको बेचारियों को ट्रैफिकिंग किया गया है, उनको रिलीफ ही नहीं मिलता क्योंकि प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो है, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो एक्चुअली में जो यहाँ पे कल्प्रिट होते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है पैसे वैसे लेके पुलिस के द्वारा, है ना। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, वो बांग्लादेश में भी काम कर रही है, नेपाल में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से सारे के सारे काम होते हैं कि हमारी पुलिस की जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। और पुलिस तो वैसे भी करप्शन में इसमें केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर जो है कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू राइट टू लाइफ। सेक्स वर्कर्स को भी जो है आप आर्टिकल 21 के अंडर दे हैव राइट टू लाइफ, ठीक है, लाइक एवरी सिटीजन। तो हम लोग सेक्स वर्कर्स को जो है एक इमोरल नजर से नहीं देख सकते, वो भी इतने ही सिटीजन है जितने हम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशनर को, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को यह बोला है कि आप उनको जो है वोटर आईडी कार्ड दीजिए, ठीक है, राशन कार्ड उनको प्रोवाइड कराइए ताकि उनको भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिल जाएं। 24 सितंबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस कहा, साफ साफ बोला है कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस एंड अडल्ट वीमेन हैज अ राइट टू चूज हर वोकेशन। अगर कोई वीमेन अडल्ट है, 21 साल से प्लस है, तो उसको अपना जो वोकेशन है, अपना जो प्रोफेशन है, उसको डिसाइड करने का पूरा पूरा हक है, अगर उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स जबरदस्ती नहीं की गई है। देखिए, अगर फोर्स जबरदस्ती की गई है वो तो डेफिनेटली क्राइम है ही है, वो तो ऑफेंस है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से वो इस वोकेशन को चूज करती है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि दिस इज हर राइट टू प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लैंड। ठीक है। सेक्स वर्कर्स, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये केस है बुद्धादेव भट्टाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सेक्स वर्कर्स आर ह्यूमन बींग्स एंड हैंस दे आर एंटाइटल्ड टू लाइफ टू डिग्निटी। मतलब कोर्ट ने तो हमेशा सेक्स वर्कर्स की फेवर में ही बात की है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी, ठीक है, उस जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा है, जो निर्भया केस के जो है बाद में बनी थी, उसने भी रिकॉग्नाइज किया है कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वीमेन हु आर ट्रैफिक्ड फॉर द कमर्शियल पर्पज एंड कंसेंटिंग वीमेन। मतलब दो देयर आर टू वीमेन, एक औरत ऐसी है जिसको हरास किया गया है, जिसको ट्रैफिकिंग किया है, जिसको फोर्स किया गया है, उसमें अगर वो प्रोस्टिट्यूट बनती है तो उसमें फर्क है। एक दूसरी वीमेन है जो अपनी मर्जी से इसके अंदर आई है प्रोफेशन के अंदर, दोनों के अंदर फर्क है। आप दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रोफेशन, जैसे आप कोई टीचर बनता है, कोई सोल्जर बनता है, कोई कुछ बनता है, ऐसे ही एक वीमेन का भी राइट है कि अपनी बॉडी को वो कैसे यूज करे, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस मामले में हम यहाँ पे जाते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क एग्जाम में देखिए लिखने के लिए आता है, एग्जाम में भैया बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। साल 2 साल में अब तक भी एक आध बार पूछा गया है, लेकिन वो एग्जैक्टली यहाँ से नहीं पूछा गया, वीमेन इश्यूज को लेके वैसे पूछा गया है। कंक्लूडिंग रिमार्क में अपन आंसर में क्या लिख सकते हो, देख, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्स वर्कर इन द इंडस्ट्री विल फैसिलिटेट प्लान्ड इंटरवेंशन। देखिए सीधी सी बात है ना, अगर आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, किसी सेक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, तो आप उनको फैसिलिटी कैसे दोगे। तो पहले तो उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, ताकि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है, वो उनको दी जा सके। पहले आप उनको रिकॉग्नाइज तो करो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम। और किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर करना और उसको बैन लगाना इज नॉट द सॉल्यूशन, रादर देन उसको रेगुलेट करो। हाँ देखिए आजकल क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट का यही शुरू से रहा है कि जो चीज उनको समझ में नहीं आती है उसको बैन कर देते हैं, लीगल कर देते हैं, है ना। जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में भी हो रहा है ना। बहुत सारी चीजों के केस में ऐसा होता है। भैया आप उसको रेगुलेट कीजिए ना, आप उसको कंट्रोल कीजिए प्रॉपरली। जो कानून है ऐसा बनाइए कि उसको रेगुलेट कर सको। तो आप इस केस में भी तो ऐसा कर सकते हो ना, आप सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करो
कानून जो है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, और जो भी हेल्थ एजुकेशन वाली फैसिलिटीज हैं वो आप उनको दीजिए, ठीक है। लॉ दस हैज टू डिजाइन, लॉ एक ऐसे तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि जो वीमेन है, जो मतलब जो इसके अंदर विक्टिम है, उनको आप उनको जस्टिस दिलवाइए, और जो वीमेन अपनी मर्जी से वॉलंटरली इसके अंदर आई हैं आप उनको उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। कानून इस तरह से बनाया जाए कि जो वीमेन अपनी मर्जी से नहीं आई हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो अपनी वीमेन मर्जी से आई हैं उनके भी प्रोफेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, समझ रहे हो। तो मिलियन ऑफ जो सेक्स वर्कर्स हैं वो इस प्रोस्टिट्यूशन इस काम में आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारी वीमेन ऐसी हैं जो पॉवर्टी की वजह से आती हैं। तो आप पॉवर्टी को दूर कीजिए, आपके जो पॉवर्टी एलिवेशन वाले प्रोग्राम हैं आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। अगर पॉवर्टी दूर होगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक यहाँ पे बड़ी चीज़ है जो स्टेट को करनी चाहिए, आप उनको रिकग्नाइज कीजिए ताकि आप जो है उनको जो हरासमेंट होती है वो उनके रुक सके, ठीक है। राइट टू अर्न आई एम प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज, लिव विद डिग्निटी, उनको डिग्निटी के साथ जीने दीजिए, उनको फ्री फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अगर कानून ही स्टिग्मेटाइज करने लगेगा, अगर कानून ही डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगा तो आम आदमी को तो एटीट्यूड वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो पहले तो कानून को उनके काम को जो है, देखिए एक सेक्स वर्कर का मतलब ये नहीं है कि उसके पास डिग्निटी नहीं है, डिग्निटी उसके पास भी उतनी ही है जितनी आपके पास है। आपका प्रोफेशन अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है, आप अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हो, वो अपनी अर्निंग के लिए कर रही है ना। तो इसलिए कानून को जो है वो राइट टू अर्न जो है ना, राइट टू अर्न मनी, राइट टू प्रोफेशन, इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, विच इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो सेक्स वर्कर्स को एज अ, इसको लेबर के परस्पेक्टिव से देखना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स भी जो हैं वो भी हमारी लेबर फोर्स का ही पार्ट हैं। तो जैसे हम दूसरी लेबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इसी तरह से उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारी सारी चीजें थी, तो ये प्रोफेशन दे डिड नॉट हैव एनी इनकम, और पहले ही बेचारों के पास इतनी सारी पॉवर्टी है। तो कोविड-19 के टाइम पे इनकी जो फैमिलीज हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, इनकी जो बच्चे हैं, इनकी फैमिली हैं, इनको किसी भी तरह की स्टेट से मदद नहीं मिल रही है। तो अगर आप इनको एज अ लेबर फोर्स देखोगे तो डेफिनेटली जो सरकार जो मनरेगा और या फिर जो राइट टू यू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, या फिर राइट टू फूड के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आप उनको दे सको, लेकिन पहले रिकग्नाइज तो करो। तो ये कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, आप जो है अपने आंसर के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हो। तो इसके बारे में इतना ही था, ठीक है। अच्छा सा आपको देख के यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कोर्ट के साथ। पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड एक्सचेंज्ड। मतलब जो इंसान होते हैं वो प्यार करने के लिए होते हैं, उनकी फीलिंग समझने के लिए होते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जैसे आपका लैपटॉप, गाड़ी वगैरह, वो यूज़ करने के लिए होती है। इंसान यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं, चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं। इंसान तो प्यार करने के लिए होती हैं। देयर इज कियोस बिटवीन मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर बींग लव्ड एंड पीपल आर एक्सप्लॉइटेड एंड यूज्ड। जो मॉडर्न समाज है इसकी प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ पे इंसानों को यूज किया जाता है और मटेरियल चीज़ों से प्यार किया जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। मटेरियल चीज़ों को यूज करो, एक्सचेंज करो, इंसानों से प्यार करो। अब ये किसने लिखा है मुझे पता नहीं है, अच्छा लगा मुझे, बहुत शानदार। इस तरह की कोटेशंस वगैरह आप अपने एसे में लिख सकते हो, अपने एथिक्स पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके काम आती हैं, आपके एग्जाम का ही पार्ट है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।